अच्छा सर, अब ये देख लेते हैं कि जब हमने एक्सपर्ट को इंगेज कर लिया और जब उससे मैंने एग्रीमेंट भी कर लिया, तो अब वो ज़ाहिर सी बात है अपना काम परफॉर्म करेगा। और काम परफॉर्म करके वो आपके हाथ में उसको हैंड ओवर करेगा। अब वो रिपोर्ट की फॉर्म में होगा, एक्सेल की फॉर्म में होगा, या प्रॉपर एक रिपोर्ट होगी जिसके अंदर वो पूरी अजम्पशंस, अपनी मेथडोलॉजीज जो भी है वो लिखेगा। पर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप उसको ऐसे ही तस्लीम करेंगे या उसके काम को चेक करेंगे? ऐसे तो वो हो सकता है लपेट के दे दे, और उसने हो सकता है इवन दो वो कॉम्पिटेंट भी हो, बट ड्यू टू एनी रीज़न कि भाई वो किसी और असाइनमेंट में बिजी हो, तो ये किसी जूनियर से करवा लिया हो तो आपको चिपका दिया हो। अगर उसने आपको चिपका दिया और वो काम गलत निकला और उसके बेस पे आपने कंक्लूड कर लिया कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने जो वैल्यू बताई थी और जो आपका एक्सपर्ट वैल्यू बता रहा है वो सही है, तो दैट मीन्स कि यू विल बी एंडिंग अप गिविंग अ रॉन्ग कंक्लूजन। आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो आपका अगर कंक्लूजन सही होना चाहिए तो उसके लिए आपने इवेल्युएट करनी होगी एडुकेसी ऑफ द एक्सपर्ट वर्क, कि भाई जो आपका एक्सपर्ट है उसका काम सही है या नहीं है। तो एक एक करके लेके चलते हैं कि भाई हो क्या क्या सकता है, मैं क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता हूँ। भाई सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, लेट से मैंने कहा ये मैनेजमेंट है, सही है जी, ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ने क्या किया? मैनेजमेंट ने डेटा दिया होगा किसको? एक्सपर्ट को। अच्छा, मैनेजमेंट ने जो डेटा प्रोवाइड किया होगा एक्सपर्ट को, जाहिर सी बात है मेरा सबसे पहला और एक्सट्रीम रिस्क क्या है कि यहां से यहां पर जो डेटा गया होगा, वेदर 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 इट कैन बी फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ, मैं बता देता हूं आपको, वेदर फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ केसेस, यानी लॉ सूट है तो भाई उसके पूरे मामलात के कहाँ कहाँ अपील रेज हुई थी, क्या क्या हुआ था, क्या क्या हियरिंग में आया था, और फिर उसके नताइज क्या आए थे, वो चीज़ें तो यहां से वहां जाएंगे ना, तब तो वो एवेल्युएट करेगा। पहली चीज ये हो गई। मैंने कहा दूसरी एग्जांपल दें सर। भाई दूसरी एग्जांपल ये कि आपको एक इम्पेयरमेंट का खदशा है कि भाई ये कैश जनरेटिंग यूनिट या कोई प्लांट इम्पेयर्ड है, तो उसकी वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन आपने किसी एक्सपर्ट से वैल्यू करवाई। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है, वो वैल्यूएशन एक्सपर्ट है। तो आपने उसको एंगेज किया, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां पर जो डेटा गया होगा जिसके अंदर क्या क्या एस्टिमेटेड चीज़ें होंगी भाई, कि मैं कह सकता हूँ भाई सेल्स में, सही है, क्वांटिटी ईयर 1 2 3 4 5, सही है, सेलिंग प्राइस 1 2 3 4 5 में कितनी रही होगी, सही है भाई, ग्रोथ रेट हो गया, सही है जी, एक्सपेंडिचर्स हो गए कि भाई कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स लिए हैं। और जो आपने अपने बचपन में FAR 1 के लेवल पे या FFR के लेवल पे आपने ये किया होगा भाई, आपको पता होगा कि भाई जब भी हम वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम रिसीवेबल्स को अकाउंट फॉर नहीं करते, क्योंकि हम देखते हैं कि इसी हालात वाकयात में वो कितने मुझे जनरेट करके देगा एसेट। तो आप ये कहते हैं कि भाई जो भी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि पिछला रिसीवेबल अगर आगे आ रहा होता है तो वो पिछले एसेट की परफॉर्मेंस पे ना, आप आज से देखते हैं आज के आगे वो कितना कमा के देगा। तो ये सारा डेटा जब उड़ के एक्सपर्ट के पास गया होगा तो आपको खदशा ये होगा कि वो डेटा एक्यूरेट या इनकम्प्लीट तो नहीं है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर वो डेटा इनएक्यूरेट हुआ तब भी मसला है कि वो काम इनएक्यूरेट डेटा पे करेगा। तो आपने सबसे पहली चीज़ ये इंश्योर करनी होती है, सबसे पहली चीज़ ये इंश्योर करनी है जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है एक्सपर्ट को वो एक्यूरेट हो। अब उसकी एक्यूरेसी का कैसे पता लगता है? भाई आप एक बार उसके डेटा को रिव्यू कर लें कि जो ऑडिट के दौरान आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए थे वही चीज़ वहां पर गई है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। दूसरा प्रोसीजर ये है, आप मैनेजमेंट को ये बोलेंगे, भाई आप मैनेजमेंट भाई जो आपने डेटा ट्रांसमिट किया था, हाँ भाई आपने डेटा जो ट्रांसमिट किया था ओन एक्सपर्ट को, हाँ भाई ओन एक्सपर्ट को। सर यहाँ पे ओन एक्सपर्ट का मतलब क्या? भाई मैनेजमेंट का एक्सपर्ट। तो आप एक काम करें ना, जरा वही ईमेल ये हमारे वाले को भेज दें,
इससे भी पता लग जाएगा। पर मसला ये कि हो सकता है मैनेजमेंट उसको भी गलत इन्फॉर्मेशन दे। तो आपने इन एनी केस अगर आप ये स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं कि मैनेजमेंट आपके एक्सपर्ट को सही डेटा दे, आप उस डेटा की इवैल्यूएशन करें। ये जो डेटा है ना, ये डेटा, आप इस डेटा की इवैल्यूएशन करें कि क्या ये डेटा करेक्ट है, कंप्लीट है, इनएक्यूरेट तो नहीं है। तो ये आपका पहला काम है, ये बेसिक एथिक्स है कि भाई अगर आप एक्सपर्ट को अपॉइंट करें तो उसको डेटा तो सही दो, वरना वो बोलेगा भाई उसने डेटा ही खराब दिया था मुझे। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि भाई आप एक्सपर्ट की जिम्मेदारी लगाती हो भाई, तो क्योंकि देखो तुम एक एक इतना टेक्निकल डेटा है जो मेरी समझ के भी बाहर है, क्योंकि मैंने तो हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग ली है। तो फिर आप ही की जिम्मेदारी है कि भाई बीइंग एन एक्सपर्ट आप पहले डेटा की कंप्लीटनेस को इंश्योर करें कि आपको पता होगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब लेट से अगर लॉ सूट का डेटा सामने वाले को प्रोवाइड हुआ है या वैल्यूएशन का डेटा प्रोवाइड हुआ है, तो सामने वाला बताएगा कि भाई, अब सामने वाला बोलेगा ना कि भाई मुझे एक बात बताओ, हियरिंग में तो ये भी होती हैं चीज़ें, वो हियरिंग केसेस तुमने नहीं दी है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फिर एक्सपर्ट मांगेगा मैनेजमेंट से, ऊपर एग्री हो चुका है, मैं मैनेजमेंट को बता चुका हूँ कि भाई ये बंदा आएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना था आपने हर बंदे से, और हर इंफॉर्मेशन पे जो हम मांगेंगे ये हमारा एक्सपर्ट मांगेगा। तो ये भी बात समझने की है। तो सर टेक्निकली आपने पहला पहला फ्रेमवर्क क्या आपका, सर यू नीड टू इवेल्युएट द डेटा कि क्या वो कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं है। और फिर बता रहा हूँ, बाज़ औक़ात इतना कॉम्प्लेक्स और इतना टेक्निकल डेटा होता है जिसकी आपको समझ नहीं होती है सच, तो आप एक्सपर्ट को ही बोलते हैं भाई आप देख लीजिएगा कि क्या वो डेटा सही है या नहीं है। और फिर एक और चीज़ वो कहता है डेटा देख लेना, और डेटा की आपस में इंटरनल कंसिस्टेंसीज भी देख लेना। क्या देख लेना? इंटरनल कंसिस्टेंसीज। लेट से आपने कहा कि भाई सेल्स ग्रोथ हो रही है, तो नीचे जो एक्सपेंडिचर के अंदर कमीशन एक्सपेंस आ रहा होगा, कमीशन एक्सपेंस आ रहा होगा, सर वो आपको दिख रहा है कि भाई वो डिक्लाइन में जा रहा है। यार हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज नॉट कंसिस्टेंट। इवन दो ये प्रोजेक्शंस हैं, पर इस प्रोजेक्शन को भी इवेल्युएट करने का तरीका है ना भाई, कि आप उसको डेटा दे रहे हो तो इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी से चेक करो कि आपस में कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो वहां भी भंड हो सकता है। और फिर वो कहता है कि आप ये देखें कि जब वो डेटा बनाया गया तो उसके ऊपर कंट्रोल्स क्या थे, तो आप उन कंट्रोल्स की भी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं और उन कंट्रोल्स को टेस्ट भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक कि सामने जो डेटा जाएगा ना वो सही जाएगा। तो अब हम क्या सीख रहे हैं सर? अब आप काम करना शुरू हुए हैं डेटा के ऊपर। किसके ऊपर? डेटा के ऊपर। अच्छा, ओवरऑल में क्या कर रहा हूं मैं? एक्सपर्ट के काम की इवैल्यूएशन करूंगा। पर एक्सपर्ट के काम की इवैल्यूएशन में एक चीज ये भी आती है कि अगर वो जो बंदा है, जो एक्सपर्ट है, वो सोर्स डेटा को यूज करेगा जो कि मैनेजमेंट की तरफ से जाना है, तो यू नीड टू इवेल्युएट दैट सोर्स डेटा। और ये भी इंश्योर करना है आपने कि उसके ऊपर अगर कोई कंट्रोल्स हैं तो उसको समझो कि हाँ यार कंट्रोल्स क्या होंगे, कि पहले उस बंदे ने रिव्यू किया, फिर उस बंदे ने रिव्यू किया, रिकैलकुलेशंस परफॉर्म हुई, ये सारी चीजें। तो यू नीड टू मेक श्योर कि भाई डेटा एक्यूरेटली एंड प्रॉपरली ट्रांसमिट हो, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ये भी तो है कि भाई कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा जो हम आईडी में सीखते हैं, तो भाई क्या उसको जो डेटा मिला था क्या वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, क्या उसकी कंप्लीटनेस वगैरह इंश्योर हुई थी, एप्लीकेशन जिससे डेटा निकाला गया है क्या वो एप्लीकेशन सही है। ये सारी चीज़ें आप इंश्योर करेंगे ताकि आपको जो एविडेंस मिले वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले। क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जो कह रहे हैं मुझे एक रिलायबल ऑडिट एविडेंस चाहिए जिस पे मैं कंक्लूड करूंगा कि वो फिगर जो एफएस में आ रही है वो सही है या नहीं है, एंड वेदर इट कैन बी इन एनी एरिया, चाहे वो लॉ सूट हो, वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन हो, इंश्योरेंस लायबिलिटीज हो, एनीथिंग। बात क्लियर है? आए देख लेते हैं कि वो क्या कहता है इटसेल्फ। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक समरी भी बनाई हुई है ऑल टुगेदर, एक आसान करने के लिए। हम कह रहे हैं भाई हम इवेल्युएट कर रहे हैं एडिक्वेसी ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। इसके अंदर कहता है इफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सोर्स डेटा, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, दैट इज सिग्निफिकेंट टू दैट एक्सपर्ट वर्क, और बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि उसके बेस पे ही वो काम करेगा। द रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डेटा इज नेसेसरी। तो वो कहता है इसमें क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करें ओरिजिन ऑफ डेटा किस एप्लीकेशन से निकाला गया है, ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, कहां से आ रहा है डेटा। अगर मैं वैल्यू यूज की कैलकुलेशन के अंदर सेल्स की बात करूं तो वो सेल्स टीम को देना चाहिए ना, आप एडमिन से लेके बैठे पर उसको क्या पता। तो देखिए ओरिजिनेट कहां से हुआ है, तो ये आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई ओरिजिन पे काम करना है कि कहां से डेटा ड्रैग हुआ है, वो सही जगह से आया तो मतलब सही होगा। फिर उसके ऊपर देखो क्या कहता है, कंट्रोल्स भी देखने हैं।
including obtaining an understanding of and where applicable testing the internal controls over the data and where relevant its transmission to the expert. ट्रांसमिशन में क्या कंट्रोल्स थे? क्या रेलिवेंट बंदे ने ईमेल की थी? प्रॉपरली ऑथराइज बंदा था वो? ये सारी चीजें। आगे, रिव्यूइंग द डेटा फॉर कंप्लीटनेस एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी। जो मैंने आपको बोला कि भाई अपने कंप्लीटनेस को तो डेफिनेटली इंश्योर करना है। अब कंप्लीटनेस को इंश्योर करने का एक और तरीका बताता हूँ। कंप्लीटनेस को इंश्योर करने का तरीका ये बताता हूँ कि भाई अगर मैं शुरू से लेके आखिर तक लेके चल रहा था और मैंने ये कहा आपको कि भाई मैंने एक एप्लीकेशन उठाई और उस एप्लीकेशन को उठा के मैंने कहा कि भाई उसमें सेल्स के मेरे कोई 50 कस्टमर्स आ रहे थे, तो वो 50 के 50 कस्टमर्स की प्रोजेक्शन होनी चाहिए। वो तो होनी चाहिए क्योंकि मुझे कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है। बात क्लियर? एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर्स में आपने जब वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशंस बना रहे हो तो आपने लोगों के सैलरी एक्सपेंस हो रहा है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि भाई जो जो पैरामीटर्स हैं एक वैल्यू इन कैलकुलेशन के लिए, वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन के लिए या किसी केस की वैल्यूएशन के लिए, इंश्योरेंस लायबिलिटीज के लिए, आप डेटा तो प्रॉपर दें, कंप्लीट होना चाहिए। चलें जी, मैंने कहा डेटा की कंप्लीटनेस हो गई, मुझे बात समझ आ गई, यहां तक तो हम उसको लॉक कर देते हैं। फिर मैंने कहा अब तो डेटा चला गया ना, आपको सुकून आ गया, हाँ यार डेटा सही है। अब आप क्या करेंगे जरा ये देख लेते हैं। अब आप जो सामने से रिपोर्ट आएगी या उसकी कोई भी फॉर्मेट में उसका डिलीवरेबल आपके पास आएगा, आप उससे करेंगे कुछ इंक्वायरीज। आप उससे क्या करेंगे जानी? इंक्वायरीज। अच्छा, इंक्वायरीज के रिलेटेड कि यार तुमने ये सेल्स की प्रोजेक्शंस को कैसे वेरीफाई किया, सेल्स की प्रोजेक्शंस को कैसे वेरीफाई किया, तुमने ग्रोथ रेट ये क्यों लिया, इन्फ्लेशन तो ये चल रही है। अच्छा, इससे क्या होगा? आप सामने वाले को एक चैलेंज कर रहे हैं और सामने वाले के अगर जवाबात एब्रप्टली जल्दी जल्दी आ रहे हैं और तमीज के आ रहे हैं, दैट मीन्स क्या, उसने काम किया। अब आप उसके काम को असल में चेक कर रहे हैं, रीजनेबलनेस को देखने, क्या कह रहा हूं मैं, रीजनेबलनेस को देखने कि क्या उसने रीजनेबल काम किया या नहीं किया, या ऐसी हवाओं में बस चिपका के दे दिया है। आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि आप रिव्यू करेंगे वर्किंग पेपर का। सर रिव्यू करेंगे वर्किंग पेपर, आपने ऊपर एग्रीमेंट किया था उससे कि हम आपके काम को रिव्यू करेंगे, मना नहीं कर सकता वो कहता ही है कि आप चाहें तो ये भी करें कि आप उसने जो काम किया है उसको कोलैबोरेट करें। क्या करें जानी? कोलैबोरेट करें। सर कोलैबोरेट का मतलब क्या है? सर कोलैबोरेट का मतलब यह है कि भाई आप जो सामने वाला कह रहे हैं ना उसको किसी और सोर्स से वेरीफाई करने की कोशिश करें, किसी और सोर्स से वेरीफाई करने की कोशिश करें। कैसे? भाई उसने कहा कि मैंने जो है यूजुअली जो इस मार्केट की ग्रोथ है ना वो इस वेबसाइट से निकाली थी, तो आप उस पब्लिश वेबसाइट पे चले जाएं, पब्लिश डेटा पे चले जाएं, आप खुद देख लें वो चीज़ जाके। तो सर अगर मैं पब्लिश चीज़ें जो मेरे पास मार्केट में अवेलेबल हैं और जो रिलायबल सोर्सेज हैं, मैं वहां से वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। आप मैनेजमेंट के पास जाके सेल्स वाले बंदे से ये पूछ लें यार तुम्हारी एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी है, तो तुम्हें ये भी पता लग जाएगा मैनेजमेंट से पूछ के कि यार मेरे वाले बंदे ने क्या सही डेटा लिया, यानी दैट मीन्स के यू आर कोलैबोरेटिंग एविडेंस। जो सामने वाले ने आपको बोला ना, आप दूसरी सोर्स से कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद कोलैबोरेट करने की बात समझ आ गई। कोलैबोरेशन में एक और चीज आती है, उसकी वर्किंग को वापस से रिकैलकुलेट कर लें। आपको उसने दे दिया ना एक्सेल का, पूरी आपको शीट बना के दे दी है, पूरा एक मॉडल बना के दे दिया, आप एक बार रिकैलकुलेट तो करके चेक करें, ऐसा तो नहीं है कोई कैलकुलेशंस में एरर हो। और ये भी हो सकता है कि ओपिनियन ऑफ अनदर एक्सपर्ट, ऐसे ही आपकी किसी से मुलाकात हुई, आपने ऐसी कॉल घुमा दी, आपने बोला कि यार ये तो बताओ कि तुम लोग जो करते हो यूजुअली वो ऐसे ही करते हो आप लोग, ऐसे ही पूछा था क्योंकि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी पे ख्याल रखना है कि भाई किस क्लाइंट की बात हो रही है, क्योंकि आपका अपने एक्सपर्ट से तो कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट हो चुका है ना, वो तो नहीं आगे बगेगा। पर आपने किसी और एक्सपर्ट से भी राय लेनी है, इसको क्या कहते हैं? कोलैबोरेट करना। कोलैबोरेट करना कि भाई सही है, क्या बाकी सोर्सेज भी यही बता रही हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल कि भाई आप उसके काम को इवेल्युएट करने, चेक कर रहे हैं कि क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। आइए सर रीड करते हैं उसको। रेलेवेंस अबाउट फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग उसकी है उसकी रेलेवेंस को चेक करना है। वो कहता है इंक्वायरी कर लेंगे ऑडिटर एक्सपर्ट की, जो मैंने आपको सिखाया,
रिव्यू करेंगे ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्किंग पेपर्स और उसकी रिपोर्ट्स। फिर मैंने कहा कोलोबोरेटिव एविडेंस देख लेना, ऑब्जर्विंग ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क, उसको काम करते हुए देख लो, ये भी तो एक कोलोबोरेट ही कर रहा है ना कि कर कैसे रहा है, क्या कर रहा है, लपेट तो नहीं रहा। एग्जामिनिंग पब्लिश्ड डेटा सच एज स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स फ्रॉम रेप्यूटेबल अथॉरिटीज सोर्सेज, इसकी एग्जांपल दे दी। रीपरफॉर्म कर लो कैलकुलेशंस, रीपरफॉर्म कर लो कैलकुलेशन, इसके बाद डिस्कस कर लें अदर एक्सपर्ट से। यानी यही तो बातें हैं जो आपने फिक्स करनी है अपने दिमाग में, और हम उसको बड़ा प्रैक्टिकलिटी से लेके चल रहे हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद वो कहता है अदर फैक्टर्स जो आप सोच सकते हैं वो ये है कि उस मैनर में प्रेजेंट हो जो कि कंसिस्टेंट हो एनी स्टैंडर्ड रिपोर्ट। यानी भाई अगर आज से पहले आपने किसी और एक्सपर्ट को एंगेज किया था तो वो इस फॉर्म की रिपोर्ट देते, तो इसने कोई अनोखी रिपोर्ट कैसे दे दी। तो ये भी एक तरीका है कि भाई हाँ यार, जनरली लोग मार्केट में ऐसी रिपोर्ट देते हैं तो वो ऐसी क्यों दे रहा है। बात क्लियर है। और फिर वो कहता है कि भाई अगर उसकी रिपोर्ट में कुछ ऐसे केवियट डले हुए हैं, यानी कुछ रिस्ट्रिक्शंस डली हुई हैं कि भाई मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो ये नहीं किया, ये हो गया तो ये हो जाएगा, तो भाई मुझे एक बात बता, फिर तेरे को अपॉइंट क्यों किया था। तो अगर कोई रिजर्वेशंस अगर उसकी रिपोर्ट के अंदर है तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट अगेन कि आपके ओपिनियन पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो तो सारी चीज़ तो हाथ उठा रहा है। बात समझ आ रही है। तो सब्जेक्ट टू एनी रिजर्वेशन लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज, एंड इफ सो वेदर दिस हैज इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिटर, तो ये भी आपने दिमाग में रखना है। तो खैर मेन प्रोसीजर्स तो वो हैं जो मैं आपको बता चुका टू इवेल्युएट द वर्क ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट। फिर वो कहता है ये कि आपने जब उसका काम चेक कर लिया तो हो सकता है उसके काम के अंदर, हो सकता है उसके काम के अंदर कुछ अजम्पशंस और मॉडल्स यूज हुए हों। और जो वो मॉडल यूज होगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई एक शेयर प्राइस निकालने के लिए आपने एमएफए में या बीएफडी में पढ़ा होगा कि जिसके अंदर वो कहता है कि भाई डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, सारे फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू ले लो आप तो आपको एक शेयर प्राइस मिल जाती है। ऐसा ही है। और कंपनी की वैल्यूएशन का एक और तरीका है फ्री कैश फ्लो मेथड। अब ये बीएफडी वाले को लाजमी पता होगा कि भाई कंपनी फ्यूचर तक कितना कमाएगी सब कुछ बाट बटूने के बाद, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अच्छा अगर मैं फ्री कैश फ्लो मेथड कह रहा हूँ तो भाई जाहिर सी बात है उसमें डेट होल्डर्स का भी पैसा है। सही है। तो अगर फ्री कैश फ्लो मेथड्स में हूं मैं तो मैं कहूंगा भाई मैं फ्यूचर कैश फ्लोज की, नेट फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कंपनी की वेल्थ पता लग जाएगी, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा। पर वो मॉडल एक्सेप्टेबल है या नहीं है जिस मॉडल पे ये कैलकुलेशन हुई है। जैसे मैं चेन लैडर मेथड कह रहा था तो उसका एक मेथड है ना वो, तो फिर वो देखना होगा आपने कि क्या वो जनरली एक्सेप्टेड मॉडल है, क्या आपके आईएफआरएस से एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से कंसिस्टेंट है, लोगों के समझ आएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं तो दैट मीन्स कि जो उसने मॉडल अप्लाई किया वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है। तो सर दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू विल डू टू वेरीफाई द एडिक्वेसी ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। आई होप सर यहाँ पे आपको क्लियर है। मैं ये रीड भी कर लेता हूँ यहाँ पे। इफ वर्क इन्वॉल्व यूज ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस एंड मेथड्स, तो उसकी रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस को भी चेक करना है। कैसे? जो जनरली एक्सपर्ट की फील्ड में, तो जैसे मैंने आपको कहा था चेन लैडर मेथड, ऐसा है। और अगर मैं जैसे लॉयर के केस की बात करूं तो वो एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी मेथड को यूज करते हैं कि ये हो गया तो इतनी पेनल्टी आएगी, तो प्रीवियस केसेस के हिसाब से। तो आप देखें उसकी फील्ड के अंदर वो जनरली मेथड एक्सेप्टेड है तो फिर आप कर लें। और देखें कि क्या वो इसको हमने कम हाईलाइट कर दिया, ये रहा, क्या वो कंसिस्टेंट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के। ऐसा तो नहीं आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो आपके किस काम का। जिस फ्रेमवर्क पे एफएस बने तो वो तो आपके काम का ही नहीं है, तो आप उससे कंसिस्टेंट करें उसको। अगर स्पेशलाइज मॉडल्स हैं और जो जनरली एक्सेप्टेबल हैं तो बिस्मिल्लाह भाई आप कर सकते हैं उसको। कंसिस्टेंट विद दोज ऑफ द मैनेजमेंट इफ एंड इफ नॉट द रीजन फॉर एन इफेक्ट्स ऑफ, यानी ये भी तो कह रहा है वो, देखो जो आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने मॉडल यूज किया तो वो तो अलग नहीं है, तो वो उसने क्यों यूज किया था, ये क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि आप तो देखें आप तो उसे वैलिडेट कर रहे हैं ना। तो आप तो सवाल कर सकते हैं कि भाई आपके मैनेजमेंट का जो हमारा एक्सपर्ट है उसने ये मॉडल यूज किया तो आपने क्यों किया। हो सकता है कि मेरा वाला अपडेटेड हो सकता है उसका वाला अपडेटेड हो, तो मैं उसको कहूंगा कि भाई वापस कर तू। जब आपने इवैल्यूएशन कर ली, जब आपने बच्चों इवैल्यूएशन कर ली, तो इस पूरी इवैल्यूएशन के बाद आपको मिलता है नतीजा, कंक्लूजन, कि आया तो उसने काम सही किया है या तो उसने पेला है। अच्छा अगर काम एक्सपर्ट ने सही किया हुआ है तो फिर आपको मैं एक चौरंगी से कनेक्ट करता हूँ। आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि भाई काम सही किया हुआ है, मैं अपनी वैल्यू को उसकी वैल्यू से कंपेयर करता हूँ, जो भी है, या तो केस है तो मैं उसके डिसीजन को उसके जो उसका जो लॉयर कह रहा है उससे कम्युनिकेट करता हूँ, और कोई डिफरेंस होता है तो डिस्कस करता हूँ मैनेजमेंट से।
मैनेजमेंट नहीं मानती तो दोष है विद गवर्नेंस है। तो अगर मैं सही होता हूँ, मैनेजमेंट गलत है, तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज करेक्ट इट। और अगर वो सही नहीं करते तो हम कहते हैं कि भाई दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अ मिसट्रीटमेंट, और फिर हम देखते हैं कि वो मटेरियल है, मटेरियल प्लस परवेजिव है, ओपिनियन पे इम्पैक्ट जाता है अकॉर्डिंगली। ये तो बात हो गई कि मेरे एक्सपर्ट का काम सही है और फिर डिफरेंस है। अच्छा, मेरे एक्सपर्ट का काम सही था, जो सामने वाला बंदा है उसका भी काम सही है, दोनों मैच हुआ, कोई मसला नहीं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड। अगर मैं ये कहूं कि मेरे एक्सपर्ट ने ही काम लपेट दिया था, तो क्या करना है? तो आप उससे बोलेंगे भाई वापस से काम कर। लॉजिकल सी बात है, देखो दिखाता हूं तुम्हें, ये लॉजिकल सी बात है। क्या कहेंगे हम उसको? हम बोलेंगे भाई वापस से काम कर। ये रहा, if the auditor determines that the work of auditor's expert is not adequate for the auditor's purpose, the auditor shall agree with that expert on the nature and extent of further work to be performed by that expert। बोलेंगे यार ये भी कर लो। अच्छा, इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकती है, ये भी बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जब मैं वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशंस करवा रहा था तो उसमें ये एक्स वाई जी एक्सपेक्ट्स मिसिंग थे, यही एक्स वाई जी इम्पैक्ट्स क्या थे, मिसिंग थे। मैं उसको कहूंगा कि भाई आपको जब मैंने डेटा प्रोवाइड किया था तो आपने जब प्रोजेक्शंस को इवेल्युएट किया तो आपने उसमें इंटरनल कंसिस्टेंसीज को भी इंश्योर करना था। वो सेल्स ऊपर से ग्रोथ हो रही है तो डिमांड कम होनी चाहिए ना। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुई है मॉडल के अंदर, तो आपने डिमांड के कंपोनेंट को क्यों कांस्टेंट रखा है? वो तो डिमांड तो कम होनी चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऊपर जाएगी तो लोग कम खरीदेंगे। अनलेस कि आप मुझे बताएं कि ये डिमांड इसकी इलास्टिक थी तो वो तो जाती रहेगी ऊपर। तो ये सारी चीजें जब आपको कुछ फैक्ट्स पता लगते हैं, यार आपने ये मिस कर लिया था, ये तो डिस्कशन के तौर पे आप उसको बोलते हैं ये भी कर लें, ताकि आपको सफिशिएंट एक अप्रोप्रिएट चीज मिले। अच्छा, फिर होता क्या है कि भाई जब उसने भी कर लिया तो फिर आप मजबूरी होती है कि आप खुद भी कुछ काम करने लगते हैं। फिर हो सकता है आप दूसरे एक्सपर्ट को एंगेज करें, तो वो क्या कह रहा है, परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। यानी फिर मैंने, जाहिर सी बात है, जब उसने कहा कि यार ये डिमांड इलास्टिक है तो हमने फिर मैनेजमेंट से कंपेयर किया, हमने फिर मार्केट रिसर्च की। तो वो कहता ही है कि भाई फिर आप अप्रोप्रिएट प्रोसीजर खुद भी परफॉर्म करें। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद फिर अगर उसने काम नहीं सही किया था, उसको हमने बोला कि भाई सही कर ले, और अगर उसने सही करके दे दिया, फिर वही कहानी चलेगी, मैनेजमेंट की वर्किंग से कंपेयर करेंगे सारी चीज़ें आगे तक। बात क्लियर है? और अगर सर आप पूछेंगे ये फिर मुझसे कि सर अगर उसने काम सही नहीं किया वापस से उसको बताने के बाद भी, तो फिर यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अनलेस कि तुम फिर कोई और एक्सपर्ट अपॉइंट करो। और क्या कर सकता हूँ मैं? मेरे पास तो खुद एक्सपर्टीज नहीं है ना, तो मैं कोई और एक्सपर्ट अपॉइंट करूंगा। तो फिर वही कहानी शुरू से चलेगी कि भाई फिर आप उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। बात क्लियर है? चलिए जी, हमने ये कहा कि सर जब इस पैरामीटर को पार कर लिया तो अब हम आते हैं रिपोर्टिंग पे। वो कहता ये है, बात सुनिएगा सुकून से, वो कहता ये है, यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको। सबसे पहले वो कहता है कि आप एक्सपर्ट का रेफरेंस अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डालेंगे, कहीं भी एक्सपर्ट का जिक्र नहीं होगा अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो आपने एक्सपर्ट का कहीं भी जिक्र नहीं करना, कहीं भी एक्सपर्ट का जिक्र नहीं करना। अगर आप कौन सा ओपिनियन दे रहे हैं, अनमॉडिफाइड, रीड कर लेता हूं। द ऑडिटर शेल नॉट रेफर टू द वर्क ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट इन एन ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में आप सामने वाले को अपनी रिपोर्ट में रेफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, मॉडिफाइड में क्यों करेंगे? क्योंकि बेसिस पर मॉडिफिकेशन में बताना होता है ना, इसलिए। आगे सुनिएगा, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू डू सो। और लॉ रेगुलेशन इसलिए रिक्वायर करता है बाज औकात किसी किसी जुरिस्डिक्शन के अंदर, क्योंकि उसको ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है कि भाई किसने क्या काम किया। आगे देखिएगा, इफ सच रेफरेंस इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन द ऑडिटर शेल इंडिकेट, फिर रिपोर्ट के अंदर लिखेगा ऑडिटर कि ये उसके काम करने से हमारी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। देखिएगा, that the reference does not reduce the auditor's responsibility for the auditor's opinion। बात क्लियर है? और फिर वो कहता है व्हाट इफ तुमने ओपिनियन को मॉडिफाई किया हो, तो वो कहता है इफ द ऑडिटर मेक्स रेफरेंसेस टू द वर्क ऑफ एन ऑडिट एक्सपर्ट इन एन ऑडिट रिपोर्ट बिकॉज सच रेफरेंस इज रेलिवेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडिफिकेशन। यानी मॉडिफिकेशन समझानी थी, इसलिए वहां पे जिक्र किया था कि भाई बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन क्या है। तो उस केस के अंदर ऑडिटर इंडिकेट करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि ये रेफरेंस भी हमारी जिम्मेदारियों को कम नहीं कर देता रिलेटिंग टू ओपिनियन। बात क्लियर सर? तो सर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो
एक्सपर्ट का आ जाए वो कंक्लूड होता है, इसके पास पेपर्स कर लेंगे सर। आई होप यू लाइक इट। जज़ाकल्लाह।